नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज अपने काव्य परियोजन पर दूसरी कक्षा है और आज अपना काव्य परियोजन समाप्त होने वाला है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे काव्य हेतु और काव्य हेतु पढ़ते हुए फिर हम पढ़ेंगे रस छंद अलंकार। ठीक है, तो आज ज़्यादा समय खराब न करते हुए पढ़ेंगे हम काव्य हेतु। और आप लोगों को बताया था कल कि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें काव्य हेतु और काव्य परियोजन जुड़ा हुआ है। और इसमें एक क्वेश्चन तो आप आराम से मान करके चलो कि एक क्वेश्चन तो इसमें पक्का आ ही जाएगा आप लोगों के। और उसमें भी अधिक तक पहुंचने की जो संभावना है वो संस्कृत काव्य आचार्यों की है, जिसमें हमने कल संस्कृत के आचार्य पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के आचार्य। और रीतिकाल के आचार्य में आप लोगों को पता है कि रीतिकाल के आचार्यों में कुलपति मिश्र पहले आचार्य हैं। कुलपति जो हम काव्य लक्षण पढ़ रहे थे उस समय भी इनकी चर्चा हुई थी। तो कुलपति मिश्र हिंदी के पहले आचार्य, इनकी रस रहस्य जो इनका सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, ये हिंदी के पहले आचार्य हैं। हिंदी के पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य हेतु और काव्य लक्षण, काव्य परियोजन काव्य हेतु व काव्य परियोजन पर विस्तार से चर्चा की। ये कहते हैं, तो इनका काव्य परियोजन लिखेंगे, जस संपत्ति आनंद अति कि जस संपत्ति आनंद अति दुर्तिन डारे खोई दुर्तिन डारे खोई होत कविता ते चतुराई होत कविता ते चतुराई जगत राग बस कोई। ये कहते हैं कुलपति मिश्र की जस संपत्ति आनंद दुर्तिन डारे खोई होत कविता ते चतुराई जगत राग बस कोई। और ये कुलपति मिश्र का क्या है, काव्य परियोजन है। इसके बाद में हम लिखेंगे, और जो रीतिकालीन कवि है देव, जो अच्छे संगारी कवि है, बहुत बड़े मानो आप लोग संगारी कवि, और जो राजा भोगीलाल के आश्रय में रहते हैं और जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पेचीले मंजूमन बांधने के प्रेमी कहा था, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि इनके चित्र हर ओर से पूर्ण है लेकिन ये मंजूमन संभालने में चक जाते हैं। तो वो वहां की बात है। देव, इनका पूरा नाम आप लोगों को पता है कि देवदत्त द्विवेदी था। और ये कहते हैं इनका काव्य प्रयोजन है कि रहत न घर वर धन धाम तरवर सरवर कूप। रहत न घरवर धन धाम तरवर सरवर कूप जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य स्वरूप रस रूप। यह देवदत्त द्विवेदी उर्फ देव का, यानी इनका जो काव्य परियोजन है वो काव्य परियोजन वो मानते हैं ये यश की प्राप्ति मुख्य है। यश की प्राप्ति मुख्य काव्य परियोजन मानते हैं। आज ज्यादा समय खराब न करते हुए लगभग 20 मिनट में हम इनको काव्य परियोजन को पूरा समेटने की कोशिश करेंगे। और फिर कल हम काव्य हेतु पे और अपनी जो व्याकरण में है कक्षा सर्वनाम पे चलेगी। और रीट वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप लोग आराम से जुट जाइए और बस पढ़ते रहिए, आपकी प्री होने वाली है। और रीट प्री वालों के लिए यही है कि आप लोग कक्षा 6 से 8 तक की किताबें या 10 तक की जो सामाजिक की किताबें हैं वो पढ़े,
और संस्कृत, हिंदी और व्याकरण को थोड़ा देखें तो बिहारी और इनका जो काव्य प्रयोजन है, बिहारी का काव्य प्रयोजन है वो धन की प्राप्ति है, धन की प्राप्ति है। इसके बाद में हम लिखेंगे हिंदी के कवि है श्रीधर पाठक। और श्रीधर पाठक कहते हैं कि कवि का उद्देश्य कहो या लक्ष्य कहो या कुछ भी करो, लक्ष्य क्या है कि लोकवर्ती को किसी दृष्टि से निकालकर उन्नति के पथ पर अग्रसर कर देना, मान लो कर देना है, ये मानते हैं श्रीधर पाठक। इसके बाद में हम लिखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का काव्य प्रयोजन है, और आप लोग लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पहुंचे हुए पंडितों का कथन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पहुंचे हुए पंडितों का कथन है कि कवि धर्म संस्थापनार्थ होते हैं, कवि धर्म संस्थापनार्थ होते हैं, कवि भी धर्म संस्थापनार्थ होते हैं कि पाउस पचासा लिखना और तुक मिलाना इनका कार्य नहीं है, ये स्वभाव से इन्हें ऐसा करना पड़ता है कि संसार का कल्याण हो। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पहुंचे हुए पंडितों का कथन है कि कवि धर्म संस्थापनार्थ होते हैं, केवल पावस पचासा लिखना और तुक मिलाना, पावस पचासा लिखना और तुक मिलाना इनका कार्य नहीं है, इन्हें ऐसा करना पड़ता है, ये स्वभाव से ही ऐसा करते हैं कि संसार का कल्याण हो, ये स्वभाव से ही ऐसा करते हैं कि संसार का कल्याण हो, कविता लिखते समय कवि के सामने एक ऊंचा उद्देश्य अवश्य रहता है कि कविता लिखते समय कवि के सामने एक ऊंचा उद्देश्य अवश्य रहता है। कविता के लिए कविता लिखना, कविता के लिए कविता लिखना एक तमाशा है, एक तमाशा है, ये कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आप लोग लेंगे इसका स्क्रीनशॉट और जल्दी से जल्दी करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइबर, क्योंकि अब रीट आ गई है तो रीट वालों को ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि रीट वाले तो नए बंदे हैं ना, ज़्यादातर नए हैं, और बहुत सारे जिनका पिछली बार 82 नंबर 83 नंबर नहीं आए तो वो भी नहीं है, क्योंकि अगर उनको इतना थोड़ा बहुत भी अच्छा नॉलेज होता तो ये तो होता ही नहीं कि आप लोग प्री पास ना हो या 50% पे पास नहीं हो रहे, तो गलत बात है फिर आप लोगों।
तो आप लोग लिखेंगे, और अब की बार लिखेंगे हम मैथिली शरण गुप्त जी। तो मैथिली शरण गुप्त, और ये कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये मानते हैं आपके मैथिली शरण गुप्ते। और एक लाइन में से और बोलते हैं, ये कहते हैं कि मानते हैं कला को, कला के अर्थ ही लिख लो आप लोग लिखना चाहो तो, कि मानते हैं कला को, मानते हैं कला को, कला के अर्थ ही, कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही, व्यर्थ ही। यह है काव्य प्रयोजन है मैथिली शरण गुप्त का। और इसके बाद में हम लिखेंगे डॉक्टर नगेंद्र का, और आपका नगेंद्र तो यही आ जाएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर नगेंद्र। काव्य का प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन क्या मानते हैं? आत्मा, आत्मा अभिव्यक्ति मानते हैं, ये भी तो उन्होंने कल भी बताया था। आत्मा अभिव्यक्ति कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। इनके बाद में नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी ये मानते हैं ये काव्य का प्रयोजन आत्मानुभूति, ये मानते हैं काव्य का प्रयोजन आत्मानुभूति। और एक है आपके कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये क्या मानते हैं? काव्य का प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन उपयोगितावाद, उपयोगितावाद। इसके बाद में हम लिखेंगे आचार्य डोन। आचार्य डोन नाम में आते, आपको पता चल गया होगा कि दद्दा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं वो लिखेंगे कि कविता का अंतिम लक्ष्य है जगत के मार्मिक पक्षों का क्या करना? प्रत्यक्षीकरण करना, और फिर उनका क्या कर देना? सामंजस्य कर देना। लिखो तो लिखो भाई, अच्छी तरीके से लिखो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य, अब की बार तो मैं पूरा लिखूंगा इनका नाम, हिंदी में बहुत अच्छा नाम कमाया इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भले बहुत सारों ने इनसे अच्छी बातें कर दी हो, लेकिन इनका तो इनका ही है, क्या कहना भाई। तो ये क्या मानते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करने के साथ ही, या करने के साथ ही तो लिख लो सही। तो कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके, उनके लिखना नहीं तो करके, अब उनके साथ लिखना पड़ेगा, इनको घुमाएंगे थोड़ा तो, उनके साथ मानव हृदय का क्या करना? सामंजस्य करना। तो प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मानव या मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है, या स्थापन है, एक बात है, स्थापन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे थोड़ा कि कौन से आचार्य क्या मानते हैं वो लिख ही लेते हैं परा, या फिर एक दो दूसरी जो चीजें हैं जैसे विश्वनाथ वगैरह का, इनका लिख लें, फिर बाद में लिखेंगे। चलो वो लास्ट में लिख लेंगे, वो प्रोग्राम लास्ट में लिखेंगे। तो लिखेंगे आचार्य विश्वनाथ। और आचार्य विश्वनाथ कहते हैं
कि काव्य का प्रयोजन क्या है, तो ये कहते हैं कि काव्य के द्वारा, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि काव्य के द्वारा अल्प बुद्धि वाले काव्य के द्वारा अल्प बुद्धि वाले को भी सुख की प्राप्ति के साथ चतुवर्ग की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो सुख पूर्व लिख दो या सुख की प्राप्ति के साथ चतुवर्ग, और चतुवर्ग से आप लोग समझ गए होंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुवर्ग लिखा तो लिख लो भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह है चतुवर्ग। तो चतुवर्ग की प्राप्ति होती है, इनके बारे में थोड़ा और लिखेंगे। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं वो, और आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि धर्मादि आदि की सिद्धि प्राप्ति करने के लिए हमें गंभीर ज्ञान की और बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन काव्य के द्वारा क्या होता है कि एक साधारण मनुष्य को भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो लिखेंगे जीवन में धर्मादि प्राप्त करने के लिए, जीवन में धर्मादि प्राप्ति करने के लिए कठोर परिश्रम व गंभीर ज्ञान की आवश्यकता होती है। गंभीर ज्ञान की आवश्यकता या अपेक्षा मान लो आप लोग, यानी जरूरत होती है, अपेक्षा होती है। लेकिन काव्य क्या है भाई साहब, काव्य के द्वारा साधारण सामाजिक को भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कहते हैं कौन, विश्वनाथ। लेकिन काव्य के द्वारा साधारण सामाजिक को भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, सामाजिक को भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, और इसके साथ में सुख और मिलता है। तो सामाजिक को ऐसे लिखेंगे, साधारण सामाजिक को सुख पूर्वक, तो यहाँ आ जाएगा शायद सुख के साथ लिख लो, है ना, सुख पूर्वक में सीधा आ जाएगा, है ना। देखो सुख पूर्वक लिख लो, सुख पूर्वक चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, ये कहते हैं आचार्य विश्वनाथ। इसके बाद में हम लिखेंगे अंतिम कड़ी संस्कृत काव्य शास्त्र की पंडित राज जगन्नाथ। और पंडित राज जगन्नाथ क्या कहते हैं वो देखेंगे हम थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में हम लिखेंगे, अगर आप लोगों की इच्छा है, या अभी तो क्या पता चल रही होगी कि आपकी इच्छा क्या है। और वैसे लग तो रहा है ठीक है, प्रयास तो जारी है आप लोगों का देखने का, कुछ एक दो सब्सक्राइब भी बढ़ने लग गए हैं। बस यही है कि थोड़ा और अच्छी तरीके से आप लोग शेयर और पढ़ने वालों के साथ भेजो, तो अपना टारगेट पूरा हो जाए। तो बस फिर पढ़ाने का मजा ही कुछ हो रहा है, थोड़ा और अच्छा पढ़ाने की कोशिश की जाए फिर। तो आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, और आप लोगों को पता है कि ये क्या है, ये अंतिम कवि है। इन्होंने दो काव्य प्रयोजन की चर्चा की है, दो काव्य प्रयोजन की चर्चा की है। पहला है कि कवि को यश की प्राप्ति होती है, कवि को यश की प्राप्ति, और दूसरा सामाजिक को आनंद की प्राप्ति। सामाजिक का शहर देखो तो दूसरा है सामाजिक या सहृदय को आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। और एक तो हम लिख लेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य विचारक है, पाश्चात्य विचारकों के काव्य प्रयोजन। और बस थोड़ा सा लिखेंगे और फिर आज का वीडियो अपना समाप्त। काव्य प्रयोजन अपनी ओर से समाप्त है। और पहले आप लोगों को पता है कि प्लेटो भाई साहब देते हैं, और ये क्या मानते हैं कि नैतिकता को, यानी आनंद का तो विरोध करते हैं ये,
आनंद का विरोध और नैतिकता, उपयोगितावाद, उपयोगितावाद को काव्य का प्रयोजन। पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा हो तो अपना वीडियो देखना और फिर आप लोग देखना प्लेटो किस प्रकार समझ में आता है। उसके बाद में अरस्तु मानते हैं अनुकरण जन्य आनंद काव्य का प्रयोजन। इनके बाद में आते हैं भाई साहब लॉन्जाइनस उर्फ लॉन्गिनस। इनके बारे में भी आपको समझना है तो अपना वीडियो देखे और फिर उसके बाद में अपनी समझ विकसित करें कि किस प्रकार आपको समझ में आया। तो ये आनंद के साथ साथ क्या मानते हैं कि ये अनुकरण जन्य उर्फ सर आनंद के साथ साथ आंदोलित करने को भी मानते हैं। तो आप लोग लिखेंगे आनंद के साथ साथ या अलावा, आनंद के साथ साथ अन्य प्रयोजन मानते हैं और वो है आंदोलित करना। इसके बाद में हम यहाँ और चिपका लेते हैं छोटा सा, और वो है कोलरिज। इन्होंने भी आप लोगों को पता है तो आनंद को ही काव्य का प्रयोजन माना है, और ये भी आनंद को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। और इसके बाद में दो विचारक है और फिर अपने खत्म। फिर हम थोड़ा सा एक स्लाइड बनाएंगे कि सभी को एक जगह समेटने की कोशिश करेंगे। तो इनके बाद में हम लिखेंगे एक मैथ्यू आर्नल्ड का, एक हम लिखेंगे काट का, एक हम लिखेंगे ब्रेनले का जो कला को निरुद्देश्य मानता है। तो आप लोग लिखेंगे कोलरिज के बाद में आप लोग लिखो कांट। और कांट क्या मानता है तो कांट तो जो कांट होता है तो कांट ने कला को क्या माना कि निष्प्रयोजन आनंद की बात की। तो कांट ने कला के संबंध में निष्प्रयोजन आनंद की निष्प्रयोजन आनंद की बात की है। इसके बाद में ऑस्कर वाइल्ड मानता है समस्त कला निरुपयोगी होती है। तो ये क्या कहता है कि समस्त कला बड़ा वाला आएगा निरप्लस उपयोगी निरुपयोगी होती है। सॉरी छोटा आएगा निरुपयोगी होती है। कौन मानते हैं ऑस्कर वाइल्ड। इसके बाद में ब्रेनले भाई साहब, और ब्रेनले लिखते हैं कि कला के लिए होती है। ब्रेनले क्या कहता है कि कला के लिए होती है। कला के लिए होती है। कला के लिए होती है। कला को निष्प्रयोजन यानी निरुद्देश्य माना। निरुद्देश्य माना कि कला का कोई उद्देश्य नहीं है। क्या कहते हैं ये कि कला का कोई उद्देश्य नहीं है। कला के लिए होती है। कला के लिए होती है। और इसके बाद में इन्हीं का विरोध करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड। और मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि कला जीवन की आलोचना है, कला जीवन के लिए होती है। और मैथ्यू आर्नल्ड क्या कहते हैं तो लिखेंगे आप लोग मैथ्यू आर्नल्ड मैथ्यू आर्नल्ड मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि कला जीवन की आलोचना है
या कला जीवन के लिए होती है, कला जीवन के लिए, कला जीवन के लिए होती है। काव्य का लक्ष्य सांस्कृतिक पूर्णता बतलाया, काव्य का लक्ष्य, काव्य का लक्ष्य सांस्कृतिक पूर्णता बतलाया। और ये अपने काव्य प्रयोजन हो गए सर समाप्त। अब हम क्या करेंगे कि इन थोड़े महामुनियों को एक जगह और इनके काव्य प्रयोजन को एक जगह समेटने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को यही है कि 1 नंबर के लिए अब वापस अंत समय में जब आप पढ़कर जाओ तो कम से कम 5 पेज पढ़ने की आवश्यकता न हो, क्योंकि जब तक एग्जाम होगा तब तक आप लोग, आशा है कि आप लोग काव्य प्रयोजन को कम से कम 10 बार पढ़ चुके होंगे। तो फिर अंत समय में आपको अलग पूरा 10 पेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इस 1 पेज को पढ़ करके भी आप अपना काम चला लोगे। तो इसमें लिखेंगे हम लोग आलोचकों, या किसका नाम लिख सकते हैं, आचार्यों के नाम, सॉरी। तो आचार्यों का नाम कि कौन सा आचार्य क्या मानता है, और इधर हो जाएगा अपना काव्य का प्रयोजन। कि शॉर्ट में लिखेंगे, अब ऐसा नहीं है कि पूरा संस्कृत की तरह लिखे, बस आप लोगों को याद रहने के लिए कि जैसे नंबर 1 पर है भरत मुनि, और आप लोगों को पता है भरत मुनि मानता है आनंद, आनंद, आयु, धर्म, यश, हित, बुद्धिवर्धन और शोक से आर्तन, तपस्या और विश्रांति, ये मानता है। या चर विश्रांति की बात है। दूसरे है आपके भामह, और भामह आप लोगों को पता है चतुर्वर्ग प्राप्ति मानते हैं भामह, और भामह मानते हैं चतुर्वर्ग की प्राप्ति। इसमें भी लिखो क्या, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप लोगों को भी याद आ रहा होगा कि कीर्ति, प्रीति भी मानते हैं। वेचस्सरणी से कहते आप लोग, वेचस्सरणी। इनके बाद में, भामह के बाद में तीसरे आचार्य कौन थे जो ये मानते थे, दंडी। और इनका लिखवाया नहीं तो आप लोग लिख लो, लोक व्युत्पत्ति, लोक व्युत्पत्ति। कहीं कहीं जगह ये भी देखने को मिला है, लेकिन आप लोग प्रथम वरीयता इसे देंगे। लेकिन मान लो ये ऑप्शन में ना आए तो कहीं कहीं जगह ये भी देखने को मिला है। मैं तो बता सकता हूँ आप लोगों को, वैसे तो बताना तो नहीं चाहिए था, कि सहृदयों की प्रियता, सॉरी, सहृदयों की प्रियता और धनार्जन, ये बहुत कम जगह देखने को मिला, लेकिन मिला है। प्रथम वरीयता आप लोग इसको देंगे। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो वहां भी आप लोग एक बार रुक कर सकते हो, लेकिन प्रथम वरीयता आप लोग इसे देंगे, दोबारा सुनेंगे। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे वामन मात्र केवल कीर्ति प्रीति को मानते थे। आप लोगों को बताया था कि कीर्ति प्रीति, और वो लिखते भी है कि काव्यम सद कीर्ति दृष्टे अदृष्टे कीर्ति प्रीति, ये मानते हैं। हेतुत्वास ये तो मानते, काव्यम सद दृष्टा दृष्टे कीर्ति प्रीति हेतुत्वास, ये लिखते हैं वामन। वामन के बाद में भोजराज भी कीर्ति प्रीति को ही मानते हैं, लिखेंगे आप लोग भोजराज, और ये भी कीर्ति प्रीति को ही मानते हैं। इसके बाद में हम लिखेंगे भोजराज के बाद में आचार्य कौन से बचे बने, मम्मट। तो 6 प्रकार है जो इसके अगली स्लाइड में लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे आनंदवर्धन, और ये तो रसवादी आचार्य हैं, तो ये तो रस निष्पत्ति बताएंगे, ये रस निष्पत्ति। और दूसरा मानेंगे ये चतुर्वर्ग की प्राप्ति, ये लो जी। और कौन रह गए, रुद्रट भाई साहब रह गए आपका, रुद्रट। और रुद्रट तो भामा की तरह मानेगा, आप लोगों को पता है। धर्म मान लिया, अर्थ मान लिया, मोक्ष मान लिया, नहीं मोक्ष नहीं माना, धर्म, अर्थ,
रुद्रट मानता धर्म अर्थ कीर्ति, मोक्ष नहीं मानता, सॉरी, ये मानते हैं धर्म अर्थ कीर्ति, कीर्ति और सुख उपलब्धि, सुख उपलब्धि और अनर्थोपशन, अनर्थ का नाश हो, ये मानते हैं आपके रुद्रट। अब एक बचते हैं, आप लोगों को पता है, वो बचते हैं आपके भाई साहब मम्मट जी, और मम्मट का तो 6 काव्य प्रयोजन है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी इधर ही समेटने की कोशिश करते हैं ताकि एक ही स्लाइड में आप लोगों का कार्य अच्छी तरीके से हो जाए। और हम लिखेंगे, यहाँ आराम से लिख सकते हैं मम्मट भाई साहब के 6 के 6 काव्य प्रयोजन अच्छे से देखो। ये मम्मट ये मानता है यश की प्राप्ति, दिखाया था शायद आप लोगों को। दूसरा मानता है ये अर्थ की प्राप्ति काव्य यश से, माना अर्थ है, तो अर्थ की प्राप्ति व्यवहार विंदे, बताया था व्यवहार विंदे भी, तो व्यवहारिक होगा सर, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। चौथा बताया था श्वेतर यानी अनिष्ट का नाश, शिवेतर जिसे आप लोग कहते हैं अनिष्ट, तो उसका नाश, अनिष्ट का नाश। और छठा था कांता सम्मित। और ये अपनी ओर से आज की क्लास हो गई पूरी। और ये एक स्लाइड है जो आपको अंतिम समय में जब आप एग्जाम देने जाओगे उस समय में आपका अंतिम समय में आपका 10 पेज यानी शायद 4 से 5 पेज होंगे इनको लिखने में, तो उन 5 पेज को बचा करके एक यही है। लेकिन आप लोगों ये मत करना कि पहले ही इनको पढ़ने लग जाओ और 5 पेज न पढ़ो, तो भाई साहब बहुत आप लोगों को नुकसान हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग और फिर आज की कुछ मुख्य 1-2 बातें हैं जो करते हैं और फिर इसके बाद में आज की क्लास करते हैं हम समाप्त। और कल के लिए आपको आगाज करते हैं कि अभी जैसा समय है तो शायद आज अभी व्याकरण की क्लास देंगे, और वो नहीं हो पाया तो फिर सुबह जरूर देंगे आपको सर्वनाम वो काव्य। और उसके बाद में अब अपना होगा अगला टॉपिक काव्य हेतु, और काव्य हेतु के बाद में फिर हम अलग अंदाज में पढ़ेंगे काव्य रस। ठीक है, तो आज का काव्य परिवर्तन हो गया पूरा। अब हम काव्य हेतु की ओर बढ़ेंगे। और एक बात थी कि वो रीट वाली वैकेंसी आ रही है आप लोगों की, तो जो ये रीट 2025 आ रही है आप लोगों की, उसके लिए भी कुछ है। तो आप लोगों को रीट पर जिनकी पास नहीं हुए वो क्या करेंगे, एक तो कक्षा 6 से 10 तक सामाजिक विज्ञान से लिखो, जो सामाजिक विज्ञान की किताबें हैं उनका अध्ययन करेंगे। दूसरा आप लोग हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से का मतलब गहराई से विस्तृत पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, और एक पार्ट आप लोग लेंगे संस्कृत का, संस्कृत व्याकरण, यह भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे आराम से। और एक पार्ट आपका होता है वो होता है आपका मनोविज्ञान, जो जिनसे आप लोग पढ़ रहे हो पढ़ो, नहीं तो धीर सिंह जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनके अगर धीर सिंह जी के नोट्स है तो फिर वो तो आप लोगों के लिए बहुत पर्याप्त है, क्योंकि मैंने एक बार उनसे रीड पे पढ़ी थी जब तैयारी कर रहा था। उसके बाद में मुझे आज तक मनोविज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये इन पे मुख्य फोकस रखो किताबों में, इनके अलावा कोई टॉपिक मत पढ़ो। पूरा का पूरा रीड प्री का पेपर यहीं से आता है। लगभग 2 या 3 बार की घटना हो गई कि एक लाइन भी बाहर नहीं जाती असस की। हिंदी व्याकरण आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, और इसके लिए मैं अपना जो चैनल है हिंदी विद सीपी सर है वो रेकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि वैसे आप लोग कहोगे कि आप ही का चैनल तो आप तो करोगे ही, अच्छी बात है, ऐसा ही मानो भी तो, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो जो हम पढ़ा रहे हैं उससे उदाहरण तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं होगा जो अपने बोर्ड से बाहर जाएगा। और क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर तक की गहराई है अपने नोट्सों में तो रीड तो है ही क्या। और इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। और बस यही है कि आपका चैनल है, अच्छा प्रयास आप लोगों का देख रहे हैं, 100-125 हो गए हैं बहुत सारे वीडियो पर। तो
बस यही कि अब जैसे 125 देख लिया तो 125 आप लोग अगर सब्सक्राइब करते, थोड़ा शेयर करते तो बस अपना जो काम था वो हो जाता। फिर उसके बाद में अपनी जो क्लासेज है फर्स्ट ग्रेड की वो ऐतिहासिक आने वाली है, चलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत पढ़ते रहिए और मस्ती से अपना कार्य करते रहिए।